समय लिख लिया? देखो, जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए ये रहेगा कि भाई सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है आपका। कब है आपका? 1 तारीख को ना, 1 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर है। और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कई बार आए हैं, उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन करवा दिया मैंने आप लोगों को। और दूसरी बात, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने आप लोगों को 22 क्वेश्चन करवाए थे, वही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए थे। तो आपको 100 में 100% मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 99.9% इतना कह सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। 0.1% आप ना कह लो, लेकिन 0.1% ना कह लो मतलब आपके 100% नहीं आएगा, लेकिन 80% क्वेश्चन आपके सारे फंस जाएंगे इसमें से। ठीक, लेकिन मेरी उम्मीद है कि भाई 100% आपका क्वेश्चन यही बने। आपका पैराग्राफ हो, चाहे मैप हो, चाहे आपके क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यूज हो, सारे आपके यहीं से बनने वाले हैं, इसी क्वेश्चन से। ये आपके 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस को आपके पास अगर मटेरियल है तो आप पढ़ लेंगे, नहीं है तो ढूंढ लेंगे। बस इस क्वेश्चन को आपको 3 दिन के अंदर याद करना है। 3 दिन में अकॉर्डिंग टू भाई 10 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में याद करते हो तो 3 दिन में आपके 10 क्वेश्चन याद हो गए, 30 क्वेश्चन याद हो गए। भाई पूरे साल जिस बच्चे ने नहीं पढ़ाई की है, अगर उनके पास टॉपिक है, आपको बता दें कि क्वेश्चन आने वाला है और आपके पास इसका आंसर है, पढ़ लो। ऐसे मान लो भैया पेपर में यही आने वाला है और तरीके से पढ़ लो, आप आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसी बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री में पिछले बार बहुत बच्चे फेल हुए, बहुत बच्चे, सबसे ज्यादा फेल होने वाले बच्चे हिस्ट्री में थे पिछली बार। दुनिया फिर भी कहती है कि भैया आर्ट्स के लिए ट्यूशन की क्या आवश्यकता होती है, तो उन बच्चों से पूछो जिनको आर्ट्स का ए नहीं घुसता दिमाग के अंदर, और अक्षर तो छोड़ ही दो, कितना भी घोल के पिला लो वो मतलब भूल जाता है। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने, जो इतिहास है वो क्या है? बेवफा है, दिन में पढ़ो रात को सफा है। ऐसा है इतिहास का अपना इतिहास रहा है। जिसने इतिहास पढ़ा है वो या तो खुद इतिहास बन गया, ठीक, या उसका इतिहास में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वो इतिहास के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। ऐसा है इतिहास का सिलेबस। बातें करना बंद कर लो, अगर बातें हो गई आपको तो ये चीजें आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक, बंद करो। तो सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे आराम से तरीके से। हो सकता है हमारे क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई इतने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना करीब करीब 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी इसमें, और आपकी बस की है नहीं कि 2 घंटे वीडियो आप एक बार देख लोगे। हिम्मत नहीं आपके अंदर देखने की, मैं क्या कह सकता हूं, आप देख लोगे लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब जो बच्चे ने पैसे देख पढ़ा है उनका फायदा नहीं होगा ना, फिर सोचिए हम भी भाई 30 क्वेश्चन देख लेंगे लास्ट टाइम में। 3 बुक है हिस्ट्री के, हर बुक से मैंने लगभग 10 क्वेश्चन दिए हैं। आपके एग्जामिनर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन देंगे, मैं हर बुक से आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। 3 बुक 30 क्वेश्चन, आप सोच सकते हो। जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखी है आपके लिए। फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, लाइक इकोनॉमिक फीचर्स, पॉलिटिकल फीचर्स, रिलीजियस फीचर्स, सोशल फीचर्स। पिछले बार के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि क्या आपको लगता है कि हड़प्पा के अंदर पॉलिटिकल जीवन जैसा कोई ऐसा साक्ष्य है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां था क्या, आपको लगता है तो बताएं। तो हड़प्पा के राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका डिफाइंड किया गया था, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक रूप से उसके टाउन की प्लानिंग थी, लाइक अपर टाउन, लोअर टाउन, कहीं कहीं पे 3 टाइप के नगर मिले हैं, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, है ना। और साफ सफाई की बात करें, जहां जल निकासी प्रणाली, ड्रेनिंग सिस्टम, नालियों का निर्माण, सड़कों की बनावट बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई थी। तो कोई ना कोई ऐसा तो पावर होगा ना
जो इस चीजों को चला रहा होगा। और एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है और दो तरह कब्र मिले हैं, साक्ष्य भी तो मिले हैं, एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एक शवों का दफन, पूरा तात्विक स्रोत और शवों का दफन। क्वेश्चन अगर बनता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक भिन्नता या हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन का पता कैसे चलता है, तो दो तरह के सोर्स मिले हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक बुरियल्स ऑफ डेथ। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को कहते हैं हम पुरातात्विक स्रोत और दूसरे को कहते हैं हम आपका शवों का अध्ययन। पुरातात्विक स्रोत में ऐसे घर मिले हैं जो एक तो पक्की ईंटों से बनी हुई थी और एक कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों से बनी हुई घर अर्थात अमीर लोग का होगा, जिसमें एडवांस चीजें मिली, वहां पे मॉडर्न चीजें मिली, अत्याधुनिक चीजों से बनी हुई चीजें। और जो एक लो टाउन मिला जिसमें कच्ची ईंटों से घर, तो क्या चलेगा पता, गरीब लोग थे। तो जहां अमीर और गरीब का फासला हुआ, समझ लेना वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो जहां पे राजनीतिक जीवन होगा, राज्य के पास पावर होगी, वहां पे दो तरह के आपको लोग देखने को मिलेंगे, एक अमीर लोग और एक गरीब लोग। हड़प्पा में था शवों का अध्ययन, बुरियल्स ऑफ डेथ, दो तरह कब्र मिले। एक कब्र ऐसा जिसको बहुत ही बढ़िया बनाया गया था, उसके अंदर सोने चांदी सब चीज मिली है, क्योंकि मरने के बाद लोग अपने चीजों को दफनाते हैं। और एक कब्र ऐसे जिसमें मिट्टी की चीजें मिली है। तो क्या चलता है पता आपको इससे, उसमें गरीब लोग रहते हैं और जो सोने चांदी वाला वो अमीर राजा महाराजा होगा। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में चलता है पता, कि सामाजिक भिन्नताओं के बाद सोशल डिफरेंस के बारे में चलता है पता, कि वहां भी गरीब लोग थे। तो वो आप आराम से लिख देना। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के किस प्रकार आते हैं, बीड्स, मेकिंग ऑफ बीड्स प्रोसेस बोलते हैं उसको भाई, कि भाई वहां के लोग जो मनके कैसे बनाते थे। बीड्स मतलब होता है मनका, ठीक। बीड की मेकिंग कैसे होती थी बीड्स की, तो बीड्स की मेकिंग अर्थात मनके बनाने के तरीके थे, वे लोग अलग अलग पत्थर लाते थे। पत्थर के नाम आपको याद रखना, स्टोन के जो नाम होते हैं याद रखना है, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, ये सब पत्थर थे। इन स्टोन को काट करके, तराश करके, इनको शेप डाल करके बीड्स बनाते थे और उनको मार्केट में सप्लाई करते थे, बेचते थे। इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी चलती थी। ये लिखना आपको। अगला टॉपिक क्वेश्चन है, महाजन पद किसे कहते हैं, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय जनपदास, ठीक। एंड व्हाई मगधा वाज अ पावरफुल जनपद। महाजन पद किसे कहते हैं, मगध एक शक्तिशाली जनपद कैसे बना। तो महाजन पद जहां पे डेमोक्रेसी सिस्टम था, जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, जहां पे राजा अपने शासक का चुनाव, लोग अपने शासक का चुनाव खुद करते थे। 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद आए थे, 16 महाजनपद आ जाया था, जिसमें मगध एक पावरफुल डायनेस्टी था। मगध के पावरफुल होने के लिए 3 रीजन थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था, यहां पे इतने अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आए थे, लाइक अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, इसे फेमस रूलर आए थे। उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफी बढ़िया किया था, मतलब राजनीतिक जीवन को काफी बेहतर बनाया था। और अगर दूसरी बात करें इकोनॉमिक लाइफ की, तो जो महाजन पद का जो पूरा एरिया था, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो पूरा गंगा के किनारे बसा हुआ था, जिससे उनकी एग्रीकल्चर काफी अच्छी थी। इरिगेशन के लिए गंगा का पानी मिलता था और उनकी मिट्टी काफी फर्टाइल, जंगल बगल में, वहां से वही खनिज निकाला, जंगल लकड़ियां निकाला। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके पास मिनरल्स मिल गए थे। छोटा नागपुर जो झारखंड का एरिया पड़ता है, वहां प्रॉपर क्या मिल गया उनको, मिनरल्स, आयरन मिल गया, कोल मिल गया। इससे वे अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी मजबूत कर लिया था। और दूसरे स्टेट पे अटैक भी करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके बाद आपका मिलिट्री लाइफ की बात करें तो भाई मगध की मिलिट्री लाइफ बहुत बेहतर थी। मगध के अंदर जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपने मिलिट्री काफी अच्छा किया था, सेना को अच्छा किया। इनके पास लगभग जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख की फौज थी, जिनमें लगभग 90,000 तो भैया हाथी सैनिक था, घुड़सवारी सैनिक थे, रथ सैनिक से कहते हैं, रथ सैनिक, और 30,000 हाथी सैनिक और 3 लाख पैदल सिपाही। इस तरह से उनको बताया गया था। ये आप आराम से लिख सकते हो। अभिलेख शास्त्री की समस्या, अभिलेख शास्त्री कहते हैं एपिग्रिफ। Who was epigraph? अभिलेख शास्त्री कौन होता है, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है। अभिलेख को जो पढ़ता है उसे कहते हैं एपिग्रिफ, और जो मुद्रा को पढ़ता है उसे मुद्रा शास्त्री कहते हैं।
क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्री। ठीक, तो एपिग्रिफ अर्थात अभिलेख शास्त्री, जो अभिलेख को पढ़ा। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे पत्थर पर लिखे आते हैं, उसे अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इतिहासकार या अभिलेख शास्त्री के पास समस्या ये होती है अभिलेख को पढ़ने में कि पहले के टाइम में के जो लिपियां थी, जो स्क्रिप्ट थी, उसको पढ़ने में आज भी दिक्कतें आती है। हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी गई है, ठीक, क्योंकि रहस्यमय वहां की स्क्रिप्ट है। एक तो ड्राइंग के कार्य में चित्रात्मक बनाई गई है और 300 से 400 उसमें शब्दों का अंतराल है। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। लैंग्वेज में फर्क था। हड़प्पा की लैंग्वेज आज तक नहीं समझी गई है कि क्या लिखा उन्होंने। या तो वो इतने विद्वान थे, उन्होंने ऐसा लिख दिया कि हम पढ़ नहीं पाए, या इतने मूर्ख थे, क्या लिख दिए कि हम जैसे विद्वान लोग पढ़ नहीं पाए उसको। बच्चे जब लिखते हैं, बच्चों को लिखावट देखिए ना, बच्चा अपने बड़ प्रयास करता है कि मेरे इतना विद्वान कोई है ही नहीं, वो जो मर्जी लिख देगा, उसको बोलो तो पढ़ेगा। तुम पढ़ के दिखाना उसके राइटिंग को, पढ़ लोगे, लेकिन बच्चा पढ़ लेगा। तो हड़प्पा के लोग ऐसे ही थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने महानुभावी थे कि भाई उनके लिपि आज तक स्क्रिप्ट समझी नहीं गई है। पाली स्क्रिप्ट हो गया, पाली भाषा होगी, प्राकृत लैंग्वेज हो गया, इन सबको पढ़ा गया है। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, इन सबको पढ़ लिया गया, लेकिन हड़प्पा की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया। कई बार अक्षर ही गायब हो जाता है बीच से। अब अभिलेख है, 5000 वर्ष पहले का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन के जो वर्ड थे वो थोड़े लाइट हो गए। लाइट मतलब लाइट कलर हो गया, घिस गया। तो घिसने के कारण क्या हुआ, वो शब्द ही समझ मारे नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया और इसमें से कुछ वर्ड ही गायब कर दूं तो समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है, दिमाग लगा रह जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप ही आंसर लिखते हो, अब बीच में खा जाते हो, वर्ड को खा जाते हो ना, अब क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। इसे एक होता है ना तोतला इंसान, वो बोलते बोलते हकला सा, बोलते बोलते बीच में से वर्ड ही गायब कर देता है। अब भाई बोलना क्या चाह रहा है, बोल तो सही। तो ऐसे भैया इंस्क्रिप्शन साथ हुआ है, हकला मिल गया। वो इंस्क्रिप्शन कैसा मिल गया, हकला, बीच से वर्ड ही गायब हो गया। तो इतिहासकार क्या समझेगा। तो एक ये समस्या इनकी लिख देना। अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति हो या बुद्धिज्म की पॉलिसी हो, शिक्षा हो, टीचिंग हो, या महावीर स्वामी की टीचिंग हो, उन सब में एक ही चीज लेना, सबने यही कहा है जीव की हत्या ना करना, नॉन वायलेंट रहना। ठीक, नॉन वायलेंट मतलब क्या होता है कि भैया हमें वायलेंट नहीं होना है, हिंसा नहीं करना, सिंपल सी बात है, अहिंसा के रास्ते चलना। इसके अलावा हमें जीवों के प्रति बिल्कुल दया की भावना रखना, ये अशोक की धम्म नीति थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था और ऐसे बदल गया जैसे कि मान लो कि धरती पलट गई हो। कोई इंसान बहुत बड़ा खूंखार हो और एकाएक शरीफ बन जाए तो कैसा लगेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ लोग सोचेंगे ना, कुछ ना। जब अशोक बौद्ध धर्म को फिरा रहा था तो उसने एक ही चीज जनता से कही थी कि देखो हम तुम्हें कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत भूलना कि अशोक ने केवल हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। जिस दिन मेरा मत्था पिट गया ना, सबको काट दूंगा मैं आकर के। तो लोग डर के मारे भी बुद्धिज्म को अपना लिया था अशोक के कहने पे। अशोक राजा ऐसा था, क्योंकि जहां गया वहां पे शांति, अगर शांति नहीं तो अशांति फैलाकर शांति कर दिया, या तो पहले मार देगा, शांत कर देगा मार कर ही। कश्मीर में जो श्रीनगर का मामला था, बताया था आप लोगों को कि बहुत अशांति फैल रही थी, लोग हल्ला बोल रहे थे आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। तो आजा भाई आजाद करता था, लोगों सबको काट के छुड़ा दिया, हो गया आजाद, शांत हो गए सब, फिर लफड़ा कर रहा है एक बार और अशोक आया फिर सबको काट दे ऐसे। अब कहां होगा। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कैसे, ये तो पता चाहिए आपको, क्योंकि महाभारत की रचना समय समय पर बदलती रही है। इसके रचनाकारी बदल गए और इनके लिखावट भी बदल गए। जैसे जैसे एविडेंस मिला इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता रह गया। तो गतिशील किसे कहते हैं हम, जिसमें हमेशा बदलाव आता रहे, उसे कहते गतिशील। महाभारत की रचना श्री गणेश भगवान ने की थी, लेकिन बाद में इनको कहा गया वेद व्यास ने किया है। आप गणेश मानव लिखना, वेद व्यास लिखना। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में महाभारत रचना की थी। बाद बाकी जैसे जैसे इनके एविडेंस मिलते गए इसमें ऐड होता गया। जितने आक्रमणकारी आए, बाहर से अटैकर आए थे यहाँ पे,
उन्होंने भी इन्हें चेंज करवाया। इन्होंने अलग अलग भाषा में अनुवाद करवा दिया, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, सब में महाभारत लिखा हुआ है। संस्कृत लेके हिंदी तक लिखा हुआ है। लेकिन पहली बार इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। ठीक, तो इसलिए इसको ग्रंथ, गतिशील ग्रंथ कहते हैं। एकलव्य कौन था? महाभारत देखिए आपने। एकलव्य एक निषाद नामक वनवासी था। एकलव्य को धनुष विद्या सीखने का बहुत मतलब वो था, जोश था उसके अंदर कि मैं भी सीखूंगा। वो गया भैया कहा? गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने कहा भैया हम जो है केवल कुरु राजवंश को शिक्षा देते हैं, अछूत लोगों को शिक्षा नहीं देते, वनवासी लोगों को हम शिक्षा, उनको भगा दिया। वो दुखी नहीं हुआ, टीचर ने ऐसा बोला लेकिन वो मन में नहीं लिया। उसने कहा कि यार सीखना तो मुझे गुरु से ही है, चाहे मैं कहते ही नहीं है कि भैया सीधी उंगली से घी डालो निकालो या टेढ़ी होकर के निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालूंगा घी, खाना है निकालना पड़ेगा भाई, चाहे बोतल फोड़ कर क्यों ना दो। उसने क्या, जंगल गया, एक मूर्ति बना ली भगवान किसी द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लिया, और जिस जगह पे द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा, मतलब राजकुमार जैसे कि पांडव हो गए, कौरव हो गए, इन सबको जहां पर एजुकेशन देते थे वहां जाकर झाड़ियों से छुप छुप के देखते थे। अब देखो उसमें और जो फेस टू फेस पढ़ रहा है उसमें कितना फर्क है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सामने, ठीक है, आप उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे जितने लोग जो दूर बैठा रहता है वो पढ़ लेता है एक तरह से। क्यों? यार ये तो पढ़ाई देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जो दूर बैठा उनको पता है कि पढ़ना है चीज को। तो जो एकलव्य था वो बिल्कुल एक तरह से मानो कि एकाग्र होकर के गुरु की चीजों को देखा और धनुष विद्या की तैयारी ऐसे किया कि भाई उसके इतना बड़ा धनुधारी कोई बना ही नहीं। जब वो प्रॉपर निपुण हो गया तब द्रोणाचार्य एक बार भाई जा रहा था जंगल में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए अपने शिष्यों के साथ, कौरव पांडवों के साथ। तो उसका एक पालतू कुत्ता भी था जो जंगल में आगे आगे चल रहा था। जैसे आगे आ गया भैया, जो एकलव्य था वो भैया धनुष विद्या की तैयारी कर रहा था। एकलव्य जंगली वेशभूषा में था, उसको देख कुत्ता भौंकने शुरू कर दिया। वो गुस्से में आ गया, भाई अब तुम कोई काम करो तो मैं बार बार कोई परेशान करे, गुस्सा आएगा ना, तो आया तुम्हें जो होगा उसे फेंक के तुम मार दोगे। ऐसे किसने किया? एकलव्य ने धनुष निकाला, एक ऐसा तीर निकाला भैया एक साथ में 7 बाण निकला। 7 बाण निकला, कुत्ते के मुंह के अंदर जाकर जाम कर दिया, कुत्ते के मुंह को जाम कर दिया, मुंह खुला खुला रह गया ऐसे। अब द्रोणाचार्य इस बात से बहुत परेशान जब गया, कुत्ता देख करके आश्चर्य लगा कि भाई ऐसा कौन कर सकता है जो कुत्ते के मुंह को बिल्कुल जाम कर दे, कुत्ता बोल ना पाए। भाई किसी तरह से वो निकाल दिया, तीर को निकाल करके ले गया, देखा निषाद एक लड़का जंगल में युद्ध विद्या की तैयारी कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि बालक तुमने ये शिक्षा कहां से प्राप्त की? कहा गुरुजी आपसे क्या प्राप्त। अब अर्जुन देख रहा है गुरुजी को ऐसे करके, अच्छा प्राइवेट में शिक्षा दिया आपने, स्पेशल फीस दिया होगा। कहा गुरुजी ऐसे ये क्या बोल रहा है? क्या सही तो बोल रहा है? एकलव्य बोला मैं सही बोल रहा हूं, मैं शिक्षा मैंने इनसे दी है। द्रोणाचार्य कंफ्यूज, कहा खाम खाम बेइज्जती करवा रहा है मेरी, तो मैंने कसम खाई थी कि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाऊंगा, लेकिन ये तो मेरी धोती खोल रहा है। कहा बच्चा ठीक है, मैं तेरी बात को यकीन कर रहा हूं, तू नहीं मान रहा है, बता मैं तेरे को कब दिया भाई शिक्षा? कहा मैं बताता हूं, जब आप इन लोगों को शिक्षा देते थे ना जंगल में, मैं वहां से छुप छुप देखता था और यहाँ आपकी मूर्ति यहां में आकर के उसकी प्रैक्टिस करता था। अब द्रोणाचार्य के माथा बिल्कुल टक गया, कहा कि अगर ये बच गया ना, मार सकता नहीं मैं, तो इससे कुछ मांग लेता हूं, अंगूठा मांग लूंगा, तीर चला ही नहीं पाएगा ये, और मेरी जो वाणी रहेगी वो सफल रहेगी। द्रोणाचार्य भी तेज निकल गए, उन्होंने कहा भाई दक्षिणा देगा? कहा जी गुरु जी बताइए क्या चाहिए? कहा दाहिने हाथ का अंगूठा दे दे, काट दे दिया। ये थे एकलव्य, ये थे शिष्य। फीस में क्या दिया? तुम फीस में क्या देते हो? पैसा, फिर भी टाइम में नहीं देते। ठीक, चंडाल। चंडाल कौन थे भाई? चंडाल मतलब तुम लोग चंडालित हो। चंडाल मूवी भाई थे, मूवी। चंडाल कौन थे? चंडाल लोगों को भारतीय समाज के अंदर अछूत मानते थे, इनको देखना दूर, छूना दूर, देखना तक पाप मानते थे। ये गांव में जब भी जाते थे थाल और करताल बजा करके जाते थे, रात के समय घूमने के उनको अधिकार नहीं था। ये लोग मरे हुए लोगों की अंतिम क्रिया करते थे, उसी को हम चंडाल कहते हैं। खत्म। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचबिलिटीज। कौन होते हैं? सांची की मूर्ति कला,
स्तूप के अंदर बताया, कल ही बताया था आपको कि भाई जो तोरण द्वार है, तोरण गेट है, उसके ऊपर बहुत सारी चित्र बनाई गई है। उससे हमें बौद्ध साहित्य के बारे में कहां तक जानकारी मिलती है वो बताना है आपको। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कौन थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताएं। शिक्षाएं टीचिंग सबकी एक ही होती है, वो आप आराम से लिख देना, ठीक। सांची की स्तूप कैसे बच गया भाई? क्योंकि उसको भोपाल की बेगम द्वारा संरक्षण मिल गया और टाइम टू टाइम इसकी मरम्मत करवाई गई और पहली बार इसकी खोज हो गई थी सबसे पहले, इसलिए। अमरावती की स्तूप नष्ट हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश में था, इसकी खोज बहुत बाद में हुई। जब तक खोज होता तब तक स्तूप के मिट्टी तक घर में चले गए लोग और मिट्टी से दीवार बना दी घर में, इसलिए वो खत्म हो गया। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा, आज बताया था आप लोगों को, स्लैब के बारे में लिखा था कि किस प्रकार से दासों को बाजार में खरीदते थे, भारत के अंदर बेचते थे, ठीक, बताया था ना आपको, वो कर लेना। फ्रांसवा वर्नियर ने भारत के विषय में और यूरोप के विषय में क्या लिखा? जो फ्रांसवा वर्नियर था, यूरोप और इंडिया की क्या की डिफरेंस निकाली थी कि भारत के अंदर जो किसान है, फार्मर्स है, उसके लैंडलेस है, मतलब भूमिहीन है। सारी भूमि किसके पास? राजाओं के पास। और राजा क्या है? राजा क्रूर है, अत्याचारी है, भिखारियों का राजा है, भिखारियों का राजा है राजा, ठीक है। राजा को जनता से कोई भलाई मतलब कोई मतलब मसला नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि भाई महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेकार है भारत में, यहाँ पे सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फ्रांसवा वर्नियर ने कहा कि मैंने एक ऐसी घटना को देखा, जब मैं लाहौर गया था तो लाहौर में एक 12 वर्ष की बच्ची को सती होते हुए देखा, जिसमें उसके पति जब मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोग मिलकर के उस 12 वर्ष की लड़की को जलती चिता पर फेंक दिया। बताओ, उसने लिखा इस प्रकार की व्यवस्था भारत में थी। इब्न बतूता और भारतीय बाजार व्यवस्था ने लिखा कि भारत के अंदर बाजार चमक धमक वाली बाजार थी। चांदनी चौक के बारे में बहुत बढ़िया बताया उन्होंने कि चांदनी चौक की बाजारें कैसी थी, गलियां कैसी थी वहां की। और देवगिरी जो दौलताबाद महाराष्ट्र, ध्यान रखना देवगिरी कहां पे है, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, महाराष्ट्र। मैप में पता है महाराष्ट्र कहां पे है, ठीक मार देना आप लोग अगर मैप में है। अलवार नयनार संत कौन थे भाई? वही संत जिन्होंने दक्षिण भारत में शिव और विष्णु के पूजा की शुरुआत करी थी, उसे अलवार नयनार कहते हैं, ठीक। बेशरिया और बासरिया बताया था आप लोगों को। बेशरिया कौन थे? वे सूफी संत जो पैगंबर के नियमों को मानते थे, और बासरिया जो पैगंबर के नियमों को नहीं मानते थे, ठीक है। ये खान में विश्वास रखते थे, वो खान खा के तिरस्कार करते थे, वो राजमहल में रहना चाहते थे, ये फकीरों का जीवन बिताना पसंद करते थे, वो संपत्ति को अर्जित करते थे, ये भिखारी बनकर रहते थे, यही था और क्या है। महानवमी डिब्बा क्या था? विजयनगर साम्राज्य में जो विशालकाय मंच था उसे महानवमी डिब्बा कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितने 11,000 वर्ग फीट के पूरा बेस था, इसका ऊंचाई 40 फीट की थी, चारों तरफ गलियारा था, सीढ़ियां बनी हुई थी, ऊपर 2 स्तंभ के लिए 2 छेद बने हुए थे, ठीक। ये विशालकाय मंच था जहां पे नवरात्रि के महीनों में 9 दिन के त्योहार आयोजित होते थे, सितंबर अक्टूबर महीने में, जिसे दुर्गा पूजा भारत में कहते हैं, ठीक। विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकताओं कैसे पूरा किया गया? जल की बहुत भी समस्या थी, जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशय बनाए गए थे, जिनमें सबसे बड़े जलाशय कमलपुरम जलाशय, हिरिया कैनल, ठीक है। 2 तरह के जलाशय मिले हैं। इनमें वर्षा के पानी को, बाढ़ के पानी को इकट्ठा करके जब पानी की समस्या होती थी तो इनको शहर के अलग अलग भागों में नहरों के द्वारा भेजा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। वो मंदिर एक प्रकार से देवालय के रूप में था। मंदिरों के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए थे, स्थापत्य शैली काफी बढ़िया थी, गोपुरम द्वार था, प्रवेश द्वार था, ये सब चीजें आपको इसमें लिखना है, ठीक। जिन्हें विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजारराम मंदिर, इन सब के बारे में लिखा था कि राजा जो थे मंदिर बनाने में बहुत ज्यादा ही शौक रखते थे, क्योंकि राजा चाहते थे कि मंदिर बनाने से भगवान से उनकी मुलाकात जल्दी हो जाएगी, इसलिए। और मंदिर एक शिक्षा का केंद्र भी होता था, इसलिए लोग वहां के मानते थे कि मंदिर बनाना जरूरी है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगल वासियों का जीवन, जंगल में बाहरी लोग आ गए थे, उन्होंने उनके जमीनें छीन ली और उनको सभ्य बनाने शुरू कर दिए, उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, उनसे व्यापार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनका जीवन जो है बिल्कुल बदल गया। जो कबीले के सरदार थे वो बड़े बड़े जमींदार में कन्वर्ट हो गए, और बड़े बड़े जमींदार जो थे वो राजा बन गए। इस तरह से जंगल वासियों का जीवन बिल्कुल बदल गया। आप लोग का जीवन कैसे बदल गया? आप लोग गांव देहात से उठ करके मुंह उठा के दिल्ली आ गए, आप लोग का जीवन बदल गया।
कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, भाई मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की बहुत अच्छी भूमिका थी। महिलाएं कंधों से कंधे मिला करके काम करती थी। देखो महिलाओं का काफी अच्छा योगदान रहता है सामाजिक परिवेश को आगे लाने में। ठीक, तो महिला अगर ना हो तो समाज का परिवेश ही ना हो। पुरुष से कुछ नहीं होने वाला, पुरुष बस बखेती कर सकता है, कुछ नहीं, उनको बस बोलना ही आता है और कुछ नहीं आ सकता कृषि समाज में, क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किया है तो वो पुरुष ने किया है और किसी ने नहीं किया। ठीक, वास्तव बात यह है ना कि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। महिलाएं सह लेती है, मर्द सह नहीं पाते हैं। मर्द को ना, मर्द कैसा होता है, खजूर की पेट तना होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा और गिर भी जल्दी जाता है ना वो। लेकिन महिलाएं जो देखते हो ना भैया, आम का पेड़ होता है या केले का पेड़, आपने देखा होगा केले का पेड़ जब उसमें केले का फल लगता है तो केले का पेड़ झुक जाता है। कहते हैं कि आप कितने बड़े अभिमानी क्यों ना हो, आपको हमेशा झुक के रहना चाहिए जिससे कि दूसरे को दिक्कत ना हो। तो महिलाओं का स्वभाव ऐसा होता है। पुरुष अगर 2 रुपए कमा लेता है तो समझता है कि हमारे इतना बड़ा काबिलदार कोई इंसान है ही नहीं। महिलाओं को वो पैरों के जूते के समान मानते हैं। ऐसा हमारा समाज और हमारी सोसाइटी थी। ठीक, तो कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहतरीन थी। महिलाएं कंधों से कंधे मिला करके पुरुषों के साथ काम करते थे। अगर पुरुष खेत जोतने का काम करता था तो महिलाएं उस खेत के अंदर बीज डालने का काम, बुनाई, रोपाई, कटाई, छटाई, आज भी गांव के अंदर जाओगे तो महिलाएं ज्यादातर रोपनी काम करती है, रोपती है, फसलों को काटने का काम करती है। ठीक, इसके अलावा बोझा ढोने का काम करती है। एक चीज सुन लेना, अगर कोई बच्चा अनाथ है, अगर बाप पाल रहा है तो बाप दूसरी शादी कर लेगा, समाज कुछ नहीं कहेगा। भले क्या बोलेगा, बाप बोले क्या बोलेगा, यार वो मैं संभाल नहीं पाऊंगा इसलिए मैं शादी कर ली मैंने। अगर एक माँ है ना तो माँ अगर उसका माँ का अगर पति मर गया, मतलब पापा मर गए, तो जो माँ है वो अपने बच्चों को अच्छे संभाल लेती है, बोझा ढो के संभालती है, लेकिन संभालती है। ये चीज ध्यान रखना। ये अब देखो मॉडर्न जमाना हो गया, अब तो लड़कियां तो भैया अपने आप में क्या 30 मार कहां समझती है, 30 मार नहीं 60 मार कहां समझती है। ठीक है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना मारती है, एकदम कतली आम। फ्रिज लाती है और क्या लाती है, ड्रम। सबसे पहले तो ड्रम हो गया आजकल, काट के ड्रम भर दो, ले भाई। मुस्कान नाम की लड़कियां पता नहीं जाहिल होती है। इनके दिमाग के अंदर पता नहीं गोबर घुसा होता है, इनको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ये ठीक है। जमींदार की भूमिका, जमींदार कौन होते हैं, जिनके पास जमीन के मालिक होते हैं। मुगल काल में जमींदारों के पास जमीनें थी, कुछ जमीनें उनकी थी जिसे मिल्कियत कहते थे, और कुछ जमीनें मालिक की थी, राजाओं की थी, जमींदार कहते थे। जमींदार उन दोनों जमीनों को जोतते थे, उनसे अनाज निकालते थे। मिल्कियत वाली जमीन को वो बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे, लेकिन जिस खेत, राजा का जो खेत था उसको जोत करके उससे टैक्स निकाल कर, मतलब अनाज निकाल करके उसको बेच करके राजा को देते थे। लेकिन मिल्कियत वाली जमीन से वो अपना खुद का पेट भरते थे। इसके अलावा जमींदारों की समाज में ताकत इसलिए अच्छी थी क्योंकि उसकी जाति ऊंची होती थी। ठीक, उनके पास पैसा होता था, उनके पास जमीनें होती थी। तीसरी बात की भाई, उनके पास सेना होती थी अपनी, और वो सेना वो मुगल राजा को भेंट में देते थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ये भारत में शुरू हुई थी ना। इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान की राशि किसान जमींदार देते थे और जमींदार राजा को, अंग्रेज सरकार देते थे। लेकिन इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था को नीलाम की जाती थी। नीलाम इसलिए की जाती थी, अगर निश्चित समय पर जमींदार नीलाम टैक्स अदा नहीं करता था, जमींदारी से वो बेदखल कर दी जाती थी। 5वीं रिपोर्ट में दक्कन दंगा आयोग और रैयतों के जीवन के हालात के बारे में और जमींदारों की जमींदारी कैसे नीलाम होती थी, उन सब के बारे में 5वीं रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, संथाल द्वारा अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया? संथालों ने झारखंड और बिहार के मीरभूम वाले इलाके को जंगल के को साफ करके कृषि योग्य बनाया। बाद में अंग्रेज उस भूमि से
टैक्स लेना शुरू कर दिए। कुछ समय तक संथालों ने टैक्स दिया, लेकिन संथाल लोग के ऊपर जो है ऊपर से प्रेशर देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे मालिक है। कौन कहता था? अंग्रेज। संथाल लोग इस बात से दुखी होकर के 1856 से 56 के आसपास विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उनको एहसास हो गया कि भाई जमीन हमारी, उपजाऊ बनाया हमने, और अनाज का उपज कोई और ले जाएगा, ये कहां का न्याय है। वो सब एक हो गए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव नामक दो व्यक्ति ने क्या किया? संथाल विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? 1857 के विद्रोह पहला कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, चर्बी वाला कारतूस, सेना में असंतोष, ये था ना, ये 4 कारण, और सामाजिक कारण, ये धार्मिक कारण, ये 5 कारण थे। इस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। लेकिन ये विद्रोह अनसक्सेस रहा, रिवोल्ट जो था अनसक्सेस रहा, असफल रहा। क्यों? समय से पहले हो गया था, टाइम से पहले हो गया, लोगों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, हमारे पास हथियार नहीं था, सेना के में भेदभाव हो गया था। इस कारण से 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ? डिफॉल्ट हो गया, मतलब असफल हो गया। ये आप ध्यान से लिख देना। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे चित्र बनाए गए। उस चित्रों से हमें 1857 क्रांति के बारे में चलता है पता। जैसे कि एक लखनऊ के रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र बनाया गया था, जिसमें एक जो अंग्रेजी अधिकारी था, उसने अपने लोगों को बचाने के लिए एक अलग स्थान में छुपा दिए, लेकिन वो अधिकारी तो मारा गया, लेकिन वो लोग सारे बच गए थे। इसके अलावा जो आपको एक चित्र बनाया गया था, जिसमें एक महिला के हाथ में ढाल है, एक तलवार है, जो अपने आप को रक्षा कर रही, सब अपनी इज्जत को बचा रही है। एक चित्र में एक महिला और 2 बच्चे एक दूसरे से लिपटे दिखा दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये भय से ग्रसित है, इनको डर है किसका? विद्रोहियों का। एक चित्र में बंगाल शेर और बंगाल टाइगर और ब्रिटिश शेर को दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रतिरोध कर रहे हैं एक दूसरे से। ये आप चित्रों से आप आराम से बता देंगे। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिनमें पहला आंदोलन उनका चंपारण सत्याग्रह था, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह था, फिर खेड़ा सत्याग्रह था। इसके बाद उनका तीसरा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लाने का मेन रीजन क्या था? रॉल एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट। इन 3 कारणों से क्या हुआ? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में 1920 में शुरू किया गया था। साइमन कमीशन कौन थे? साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन के अंदर साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। एक कमेटी थी, इसको बिठाया गया था। इस कमेटी ने भारत के अंदर संवैधानिक समस्या को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था। 1928 में 7 कमेटियां इसकी आई थी, सारे सदस्य ब्रिटिश थे, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इनको भारत में बिल्कुल रूप से बहिष्कृत किया गया, गो बैक के नारे दिए गए। जब इसकी एक कमेटी लाहौर पहुंची थी, तो वहां पे साइमन कमीशन जब गो बैक के नारे दिए, तो पुलिस ने क्या किया? लाठी चार्ज करवा दिया। उस लाठी चार्ज में जो आपके पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय जी, लाठी के मार से घायल हो गए, और वो वहीं पे कुछ दिनों के बाद मर गए। जब मर गए तो उन्होंने मरते वक्त कहा था कि मेरे हर एक लाठी की चोट जो है अंग्रेजों के लिए ताबूत पर मैंने कील के बराबर होगा। मतलब ऐसा होगा कि मैं भाई कील ऐसा ठोक दूंगा कि अंग्रेज यहां से लापता ही हो जाएंगे। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जब मर गए थे, इनके मरने के बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने क्या किया? और चंद्रशेखर आजाद मिले क्या किया? इसको सैंडरसन नामक अधिकारी को मारने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने ही लाठचार्ज करवाई थी। लेकिन सैंडरसन तो नहीं मरा, स्कॉट नामक अधिकारी को उन्होंने मार दिया और ये लोग भाग गए। बाद में असेंबली में बम गिराने चक्कर में इनको जो है गिरफ्तार किया, और जब असेंबली के बम में गिराने में गिरफ्तार कर लिया, तो जेल में जाकर के स्कॉट जब का जो फाइल है वो खुल गया और इनको फांसी पर लटका दिया गया 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट से कहते हैं। क्यों चलाया गया था? क्यों चलाया गया? क्योंकि भाई 1942 में 8 अगस्त को मुंबई के अंदर टैंक मैदान था, वहां से जो है भारत छोड़ो मूवमेंट चलाया गया था, और गांधी जी ने इस आंदोलन का आह्वान किया था। इसी में गांधी जी ने टैंक मैदान से क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई का नारा दिया था, उन्होंने स्लोगन दिया था, और देश के हर तबके के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नमक सत्याग्रह वाला छोड़ दिया मैंने आपको, इसमें लिखना सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था। तो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ये दांडी मार्च जो था साबरमती आश्रम में शुरू हुआ, और दांडी समुद्र तट पर पहुंच करके कब 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, और नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने स्वदेशी नमक बनाया, और
अंग्रेज सरकार के नमक का उल्लंघन किया। बाद में सभी ने अवज्ञा आंदोलन था दांडी मार्च को खत्म करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने लॉर्ड इरविन समझौता करवाया। 1930 में ही लॉर्ड इरविन एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको रोक दिया और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहां चले गए? आपके ब्रिटेन। 3 गोलमेज राउंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी कहां पे? ब्रिटेन में 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932। गांधी जी किसने भाग लिए? 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों असफल था। तीनों सम्मेलन में एक ही व्यक्ति ने भाग लिया, उसका नाम था अंबेडकर साहब। ठीक, ध्यान रखना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया इसको मैं कल समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। बाद बाकी ये क्वेश्चन देखे ना, आप लोग देख लेंगे 1 से 2 बार। मैंने मोटा मोटी सबको बता दिया आपको। अगर आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग लिख पाएंगे जिसमें आप आराम से पास जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।